हेलो व्यूअर्स। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर रहे थे डीएनए की संरचना की। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक डीएनए के अणु की। उस डीएनए के अणु की संरचना जिसके बारे में हमने पिछले अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, उसका एक अहम या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द बेसिस, अर्थात एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन का जुड़ना, चारगाफ रूल। और वो ही एक पॉइंट है which provides the basis of exact replication of the DNA molecule. जब वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, उस समय उन्होंने ये परिकल्पना दी थी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वह चाहे प्रोकार्योट्स हो या यूकार्योट्स यानी संपूर्ण जीव जगत में कुछ बेसिक रूल्स द्वारा गवर्न है। देयर आर सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉलो करता है डीएनए रेप्लिकेशन, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो। तो उनमें से पहला जो रूल है वो है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है जब नया डीएनए बनता है और उस पे बना हुआ दूसरा स्ट्रैंड नया होता है, यानी जो नए न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ के बनता है। जो वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल था उसने यह हाइपोथेसाइज किया था, यह परिकल्पना प्रतिपादित की थी कि क्योंकि बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा, इस मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होने की आवश्यकता होती है, तो उस समय इन नाइट्रोजन बेसिस के मध्य से हाइड्रोजन बंध खुल जाते हैं और नए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन के सामने थाइमिन एंड ग्वानिन के सामने साइटोसिन एंड सो तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करता है जिस पे नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाता है। और जब मिसेल्सन और स्टॉल ने जब डीएनए रेप्लिकेशन के समय N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया नाइट्रोजन बेसिस में, तो उन्होंने इस चीज को दे सपोर्टेड दिस suggestion that was put forward by Watson and Crick. उन्होंने देखा कि जब एक रेप्लिकेशन साइकिल पूर्ण हुई तो सभी जितने स्ट्रैंड्स थे सभी में रेडियो एक्टिविटी पाई गई, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 नाइट्रोजन पाया गया, हेवी नाइट्रोजन पाया गया। और उसके बाद जब सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल होके चुकी तो कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स तो they were composed basically of N15 nitrogen containing nitrogen bases, और जो बाकी थे उनमें दोनों प्रकार के थे, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड का नाइट्रोजन भी और अपना हेवी नाइट्रोजन दैट इज N15 also. So this is the first rule of DNA replication. दूसरी चीज जो the second rule of DNA synthesis, DNA replication, it is कि जो DNA का सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, उसकी दिशा सदैव 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होती है। यह भी अपना जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल वॉटसन क्रिक मॉडल, उसके द्वारा प्रतिपादित है कि आने वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है 5 प्राइम कार्बन पे, वो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम पॉइंट पर उससे जुड़ता चला जाता है, यानी उसके साथ
फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाता है और इस प्रकार से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सदा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में ही डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी दीर्घीकरण करता है, उसका एलोंगेशन करता है। तीसरा नियम यानी वॉटसन क्रिक मॉडल वो मॉडल है जो किसी भी डीएनए के सभी गुणों को समझा सकता है या समझाता है। वॉटसन क्रिक मॉडल के अनुसार इट इज अ डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो जब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं और हमारे डीएनए की वृद्धि 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही होनी है, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड्स में परिवर्तित होता है तो एक स्ट्रैंड पे तो सतत क्रम से नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे छोटे छोटे खंडों के रूप में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह असतत क्रम में है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू हुआ और बनता चला गया, जैसे ही खुलेगा वैसे ही एक खंड बनेगा। और तो इस प्रकार से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, अर्ध असतत रूप से होता है। एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड पे सतत क्रम में, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स वास्तव में न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, जिनके 5 प्राइम रीजन पे एक प्राइमर होता है, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक पार्ट होता है रेंजिंग फ्रॉम 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी ईच ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट इट हैज़ गॉट अ आरएनए प्राइमर ऑफ इट्स ओन एंड उसके आगे उस पे डीएनए का स्ट्रेच होता है, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट होता है। तो this forms the Okazaki fragment, and this is the third rule of replication of DNA molecule. जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो डीएनए मॉलिक्यूल पे कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों द्वारा ही के पॉइंट्स पर ही शुरू होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज डिफाइंड बाय सर्टेन particular sequences of nucleotides, और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके दोनों दिशाओं में जो डबल हेलिक्स है वो खुलता जाता है। अगर आपका सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है तो भी, और अगर लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है तो भी एक से अधिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए जो डीएनए का आपका मॉलिक्यूल है वो उसकी हेलिक्स दोनों दिशाओं में खुलती चली जाती है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट से एक पे सतत क्रम से लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे पे असतत क्रम से लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इस पार्ट के लिए, और इधर के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इसलिए दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है, यानी जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जाएगा जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड 2 टेम्पलेट का निर्माण करता है। और फिफ्थ रूल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टेट्स दैट जब भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे इस टेम्पलेट मॉलिक्यूल पे आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से, तो वो
सबसे पहले एक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनेगी made up of ribonucleotides, and this sequence is known as the primer. So सबसे पहले प्राइमर का निर्माण होगा और उस प्राइमर के आधार पर अपना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। इसका कारण है कि जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने के लिए, यानी आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उसको रिएक्ट करवाना है। सो इट नीड्स अ फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध बना सके। और जो अपना प्राइमेज एंजाइम है विच इज अ राइबोजाइम, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सर्टेन आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमर। तो उसको अपनी एक्टिविटी के लिए इनिशियली फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं चाहिए 3 प्राइम पर, तो इसलिए सबसे पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जो श्रृंखला है इसका जो लास्ट यानी 3 प्राइम पॉइंट पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 प्राइम कार्बन that will provide the free hydroxyl group, और उस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप से डीएनए पॉलीमरेज अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवा करके फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर देता है। सो दीज आर द बेसिक 5 rules that govern DNA replication in the entire living world. Now, what happens जब इनिशिएशन होता है? किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन का इनिशिएशन विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर होता है, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है डीएनए रेप्लिकेशन की कि हमको सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट चाहिए और हमारा डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता है कि नाइट्रोजन बेसिस के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको खोल दिया जाए। यह तब सहजता से होगा जब वहाँ कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, दैट मीन्स इन द AT rich regions. So there are certain stretches of nucleotide sequences which are rich in adenine thymine base pairs. दूसरी इस ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसको ओरिसी कह रहे हैं उसकी खासियत है कि वहाँ पे 9 बेस पेयर रिपीट्स पाई जाती हैं। ये 13 बेस पेयर रिपीट्स हैं जो 80 रिच है और 9 बेस पेयर रिपीट्स पाई जाती हैं। ये इन्वर्टेड सीक्वेंस भी हो सकती है, यानी सेम 9 बेस पेयर्स पर रिवर्स ऑर्डर में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये विशिष्ट डीएनए ए कॉम्प्लेक्स के आर पार जुड़ जाता है, और जब ये डीएनए ए कॉम्प्लेक्स के आर पार जुड़ जाता है, रैप हो जाता है, उस समय इसके जो 80 रिच रीजन्स हैं उनके नाइट्रोजन बंध खुल जाते हैं। हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए का हेलिक्स खोलता है, और उसके बाद इस पे डीएनए बी और डीएनए सी कॉम्प्लेक्सेस जुड़ते हैं। डीएनए सी कॉम्प्लेक्स वास्तव में डीएनए बी कॉम्प्लेक्स को इस ओपन जो ये खुला हुआ डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल टेम्पलेट से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इन पे जोड़ देता है, खुद अलग हो जाता है, और इसके बाद इस पे यह वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स न बना ले। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स, द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो जुड़ जाते हैं, ताकि जब तक
इस पे आकर के इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जुड़ते हैं नए सिरे से, तब तक इन दोनों स्ट्रैंड्स में वापस से अपना हाइड्रोजन बंध न बन पाए। तो इस स्टेज पे जो दो मुख्य एंजाइम्स कार्य कर रहे हैं, पहला हेलिकेज। हेलिकेज डीएनए की हेलिक्स खोलेगा, यानी दो लिपटी हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई रस्सी मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, और उनको अगर खींच करके अलग किया जाए एक दूसरे से, तो जो जिस पॉइंट पे वो अलग हुई हैं उसके आगे वाले रीजन पे एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो उस तनाव को रिलीज करने का काम करते हैं प्रोकैरियोट्स में गायरेज, एंड गायरेज इज अ टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज। अर्थात हेलिकेज की एक्टिविटी से उत्पन्न तनाव को रिलीज करने का काम टोपोआइसोमरेज एंजाइम द्वारा होता है, जो दो क्लासेस का होता है, टोपोआइसोमरेज क्लास 1 एंड टोपोआइसोमरेज क्लास 2, डिपेंडिंग अपॉन कि एक स्ट्रैंड दूसरे के आर पार घूम करके अपना तनाव रिलीज कर रहा है या दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आर पार घूम करके अपना तनाव, जो टेंशन है, वो रिलीज कर रहे हैं। एंड इन दिस वे द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स दे आर मेड अवेलेबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो स्ट्रैंड्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इस पर फोक पर डीएनए का इलोंगेशन शुरू होता है। लीडिंग स्ट्रैंड पर सतत क्रम से डीएनए पॉलीमरेज 3 की मदद से, और डीएनए पॉलीमरेज 3 ही लैगिंग स्ट्रैंड पर भी कर रहा है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये देखिए, ये एक डीएनए पॉलीमरेज 1 भी है जो डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ साथ आगे आगे काम कर रहा है। यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना के चुका, और जैसे ही ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट कंप्लीट हुआ, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज का कार्य शुरू हो गया, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो लीडिंग स्ट्रैंड पर बेसिकली जिस दिशा में रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है, उसी दिशा में डीएनए पॉलीमरेज 3 इनिशियली प्राइमोसोम ने, जो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स है, उससे आरएनए प्राइमर बना, और उसके बाद ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग अप ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। और जैसे ही ये रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स एसएसबी भी जुड़ते चले जा रहे हैं इसमें। जो लैगिंग स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन फॉर्क इस दिशा में खुल रहा है, जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क खुला, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़ गए, और जो प्राइमेज एंजाइम है उसने प्राइमर बना लिया। डीएनए पॉलीमरेज ने उस प्राइमर पे आगे 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए, और इस प्रकार से ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण हो गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड है, उसकी दो विशेषता ये हैं कि सबसे पहला जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसकी दिशा रेप्लिकेशन फॉर्क खुलने की दिशा के विपरीत है, और दूसरा उस पर छोटे खंडों के रूप में, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में डीएनए का निर्माण हो रहा है, एक छोटे स्ट्रेचेस के रूप में। अब रेप्लिकेशन फॉर्क एक दिशा में खुल रहा है, साइमल्टेनियसली उस पे दो कार्य हो रहे हैं। पहला, सतत क्रम में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, और दूसरा असतत क्रम में छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में। यह कैसे संभव है? यह संभव है डीएनए पॉलीमरेज 3 की इस विशिष्ट संरचना के कारण। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज असिमेट्रिक डाइमर। इसके डाइमर हैं
दो पार्ट्स हैं क्योंकि दो स्ट्रैंड्स पर डीएनए रेप्लिकेशन होना है, लेकिन ये इनमें थोड़ी भिन्नता है। दोनों में कोर पार्ट पाया जाता है जिसका काम है अपना पॉलीमरेज एक्टिविटी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में जो अपना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी वृद्धि करना, फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाना। नया न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ रहा है उस समय यदि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए भूलवश, तो उसको उसी समय एक न्यूक्लियोटाइड एट अ पॉइंट जो 3 प्राइम सिरा है उस पर से हटाने का काम वो भी इसी का एक सब यूनिट करती है, दैट इज ईटा, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इस वाले पार्ट की, इस वाले डोमेन की। यह जुड़े रहे दोनों, इसलिए ये लिंकर प्रोटीन है और यह डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से जो रेप्लिकेशन फॉर्क पे दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहे हैं उन पर जुड़ा रहे यह पूरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम, उसके लिए ये विशिष्ट क्लैंप्स होते हैं। अंतर है कि जो पार्ट लैगिंग स्ट्रैंड पे जुड़ता है वहाँ पर ये क्लैंप लोडर डोमेन भी पाया जाता है और क्लैंप लोडर डोमेन ही इस चीज को सुनिश्चित करता है कि यह डीएनए पॉलीमरेज 3 रेप्लिकेशन की फॉर्क की दिशा में भी बढ़ रहा है और इसमें रिवर्स डायरेक्शन में अपना डीएनए रेप्लिकेशन होता जा रहा है। सो इन दिस वे it is the basic structure of this DNA polymerase 3 enzymes. अब जब यह डीएनए पॉलीमरेज जो अपना डीएनए मॉलिक्यूल है इसका रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है उस समय ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इसका एक पार्ट जहाँ पर अपना क्लैंप लोडर है वो वाले पार्ट में एक लूप जैसी संरचना बना रहा है। देखिए ये डीएनए का टेम्पलेट, जैसे ही ये खुला रेप्लिकेशन फॉर्क पर से प्राइमर बन गया, इस समय जो डीएनए पॉलीमरेज है यह अपने पहले वाले प्राइमर पे विपरीत दिशा में, फॉर्क खुलने की विपरीत दिशा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ रहा है और तब तक जोड़ेगा जब तक कि ये आगे वाले ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के प्राइमर तक नहीं पहुंच जाए। और उसके बाद ये जो लूप बन रहा है ये इसके क्लैंप में से होकर के गुजरेगा और ये जो नया प्राइमर बना है इस पे आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होने लगेगा। तब तक इसका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स इस पे जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से बिकॉज ऑफ दिस लूप दैट इज फॉर्म्ड इस डीएनए पॉलीमरेज 3 पर, जिसके कारण जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें फॉर्क खुलने की विपरीत दिशा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ पा रहे हैं। लीडिंग स्ट्रैंड में द केस इज सिंपल, विदाउट एनी लूप जिस दिशा में फॉर्क खुल रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। अब लीडिंग स्ट्रैंड पे तो प्राइमर सिर्फ शुरू में है, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रेच, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे ये हर थोड़ी देर बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर प्रेजेंट है। But in the ultimate DNA molecule, what we want is एक सतत क्रम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक काम होता है कि इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड, यह कार्य किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। जहां पर दो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट मिलते हैं
यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि कोई नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सके, लेकिन इन दो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध नहीं है। तो इस पॉइंट पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जुड़ जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जुड़ने के कारण यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक विशिष्ट एक्टिविटी, दैट मीन्स 5 प्राइम, जो प्राइमर का शुरू वाला न्यूक्लियोटाइड है, उस सिरे पर से एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ देता है, यानी इट रिमूव्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 प्राइम एंड ऑफ दिस प्राइमर रीजन। अब गैप हो गया। इससे पहले वाला जो ओकाज़ाकी खंड है उसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है, अर्थात वो एक्टिविटी जो इस 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा सकती है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बना सकती है, तो पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा, और इस प्रकार से एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा हटता जाएगा और नया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड उस पे जुड़ता जाएगा। यह प्रक्रिया उस पॉइंट तक होगी जब तक ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उपलब्ध है, यानी जब तक ये प्राइमर है। अब हमारे पास एक सतत क्रम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आ गए। कमी है तो इन दो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध की, और यह कार्य करता है हमारा एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, यह निक मतलब एब्सेंस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो यह निक इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसलिए इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं निक ट्रांसलेशन, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा होती है, और इसके माध्यम से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के जो प्राइमर्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्ट्रैंड्स पर कंप्लीट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगी, और रेप्लिकेशन फॉर्क जैसे इसमें अपन ने सर्कुलर डीएनए बता रखा है, या यूकारियोटिक डीएनए जब होता है तो उसमें देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। तो जब अपना पूरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो एडजॉइनिंग जो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड्स हैं वो मिल जाते हैं। अपना लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है तो वहां लाइगेज से जुड़ जाएगा, और यदि सर्कुलर डीएनए है तो उस समय टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी के कारण ये जो दोनों एंटेंगल्ड लूप्स हैं ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे क्लास 2 टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी के कारण, और दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार से these are the different enzymes. This is the flow chart depicting the various steps involved in DNA replication. ओरी पे ओरिजिन हुआ, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़े, हेलिकेज जो एंजाइम है उसने वहां पे हेलिक्स खोला था, और उसके द्वारा जो तनाव उत्पन्न हुआ वो टोपोआइसोमरेज एंजाइम द्वारा रिलीव हुआ था, गायरेज के नाम से जो हम जानते हैं, और जो सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट बन गए उनको स्टेबल करने का काम किया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने। वहां पे प्राइमेज जिसमें राइबोजाइम एक्टिविटी के कारण आरएनए प्राइमर जोड़ता है, उसने प्राइमर बनाया प्राइमेज ने, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में इलोंगेट किया उस चेन को, एक स्ट्रैंड पर
सतत क्रम में, दैट इज ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के रूप में। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के प्राइमर रीजन्स को रिप्लेस करने का काम किया हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, एंड अल्टीमेटली लाइगेज की एक्टिविटी के द्वारा हमको 2 सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो गए। दैट मीन्स the replication of DNA is complete. Thank you.